बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी अर्थात भूगोल के बारे में, जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंध रखता होगा। और आपको बता दें कि अभी अभी आपके पेपर जो है किसी विश्वविद्यालय का लगा हुआ है, कानपुर विश्वविद्यालय का साथ लगा हुआ है कल आपका पेपर। तो आप अगर इसमें से देखेंगे तो लगभग बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम से देखने को मिलेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए और करवा दिया जाएगा। और भी जो भी मतलब पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर होने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिस भी विश्वविद्यालय का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। इससे पहले बात की जाए तो बहुत सारे जो है लेक्चर आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर हमने दे दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जैसे कि उसमें आपको बता दें कि हिंदी साहित्य का लिखित मॉडल पेपर हमने डाल दिया है, लिखित वाले देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर है। उसके बाद में राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हमने दे दिया है, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी और राजनीति शास्त्र का दिया गया है हमने हमारे द्वारा, और समाजशास्त्र का भी हमने दे दिया है, इसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोगों के। उसके बाद में हिंदी का भी हमने ऑब्जेक्टिव का दे दिया, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, और भूगोल का इससे पहले भी हमने एक ये वाला दिया था, ये मॉडल पेपर, इसको भी देख लीजिएगा, बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओके, इन सभी लेक्चर्स को आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर हम प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। बिना समय गवाए हुए आसानी से हमारे मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम 100 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 100 क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर है भौतिक भूगोल, आपके पेपर का नाम है भौतिक भूगोल। ओके, ध्यान रखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी, आइए देखते हैं भाई प्रश्न कैसे आपसे बनेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका भाई। पहला प्रश्न ऐसे ही बनेगा आपके एग्जाम्स में। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था भैया? तो किसने करा था? बहुत ही तेजी से आपको बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही तेजी से हम समझेंगे। ओके, बहुत ही जल्दी जल्दी आपको प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे। तो भूगोल का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था किसने किया था, किस विद्वान ने किया था भाई? तो इरेटास्थनीज महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। इनकी एक पुस्तक है जियोग्राफिका। जियोग्राफिका नामक पुस्तक में सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने करा था? तो इरेटास्थनीज महोदय ने करा था। ओके, आपसे पूछ ले कि जियोग्राफिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इरेटास्थनीज हैं। ओके, अगला प्रश्न है भूगोल का पिता अर्थात फादर ऑफ जियोग्राफी अर्थात जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल मतलब भूगोल का पिता जो कहा जाता है वो हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखेंगे, व्यवस्थित भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? इरेटास्थनीज को कहा जाता है। चूंकि इन्होंने क्या करा है, इरेटास्थनीज महोदय ने क्या करा है भाई? इन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करा है, इसीलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन उससे पहले भूगोल के बारे में बताया था हिकेटियस महोदय ने, तो हिकेटियस को इसीलिए इनका मतलब कि भूगोल का जनक कहा जाता है। तो जब भी आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे भूगोल का पिता अर्थात जो है भूगोल का पिता किस, केवल पूछे भूगोल का पिता किसे कहा था अर्थात फादर ऑफ जियोग्राफी, तो आप बताएंगे हिकेटियस। आपसे पूछेगा व्यवस्थित भूगोल के जनक, तब आप बताएंगे इरेटास्थनीज। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है? भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है भाई? भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया पृथ्वी की संरचना, ऑप्शन बी दिया पृथ्वी का इतिहास, ऑप्शन सी दिया है पृथ्वी का वर्णन, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा। सामान्य अर्थ में हम जब पहली क्लास आपको बता रहे थे, जब चैप्टर 1 की क्लास हमने आपको बताई है, तो उसमें हमने पृथ्वी का वर्णन करना भू और मतलब कि जियो प्लस ग्राफिया, जियो माने होता है भूमि अर्थात पृथ्वी, मैनी की अर्थ, और जो है ग्राफी मतलब होता है आपका, ग्राफिया माने क्या होता है? वर्णन करना अर्थात डिस्क्रिप्शन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। सामान्य अर्थ है पृथ्वी मतलब कि भूगोल का, ये हमने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है भाई? तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर महोदय को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिए हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम्स में छपे गए सब प्रश्न। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में आएगा। सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र जो बनाया था वो एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। किसने बनाया था? एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी में दिया है एनेक्सीमेंडर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न दिया है कि भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उसकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है। ये एक कथन है, और इस कथन मतलब ये कथन जो है किस विद्वान ने दिया है? तो भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उसकी मतलब उनकी समस्त क्रियाओं के आधार पर किया जाता है, यह कथन किसका है?
तो यह कथन किसका है? रिचथोफेन महोदय का। ऑप्शन नंबर डी दिया है वही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच निम्न में से कौन से हैं? इनमें से कौन द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं? उच्चावच माने होता है कि कौन सा जो है दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। जैसे कि पहले नंबर पर कौन बना भाई? महाद्वीपों का उत्पत्ति हुई है, महासागरों की उत्पत्ति पहले नंबर पर हुई, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हो गई। अब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की जो कि प्रथम श्रेणी के द्वारा बने गए जो उच्चावच हैं उनके द्वारा बने हों, अर्थात जो है जो बने हैं इसमें कौन सी से पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, झील हो गई, ये सब किससे बने हैं भाई? ये सब आपके बने हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं ये। तो ये सब बने हैं आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावच से, पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सब। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम से में आएगा। तो सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है भाई? अरस्तु महोदय ने कहा। रट लीजिए एकदम से, अरस्तु महोदय ने। वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा। एक वीडियो मैं आपको बता दूं, एक वीडियो मेरी और एक 2 घंटे की है, उसको देख लीजिएगा। एक वीडियो 4 घंटे के आसपास की है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो, उसको देख लीजिएगा। उसमें फिजिकल ज्योग्राफी के लगभग उसमें जो है 8 से 900 प्रश्नों के बारे में उसमें विस्तार से बताया गया है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई, डेटम रेखा क्या है? हालांकि जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सब छटे हुए प्रश्न हैं, एग्जाम्स में लगातार आता है। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है भाई? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। क्षैतिज तल की वह मतलब कि समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है उसे डेटम रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? बी नंबर। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। भौगोलिक समय के मापक के बड़े भागों की बात की जाए। प्रश्न क्या है? इरेटास्थनीज किस देश के थे भाई? तो यूनान के निवासी थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मानसून की खोज सबसे पहले किसने करी? एग्जाम से पूछे तो क्या बताएंगे? मानसून की खोज करने वाले विद्वान कौन है? आपके हिप्पालस महोदय हैं। ओके, कौन है? हिप्पालस। डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच है आपसे पूछेगा, तो आप बताएंगे डेल्टा जो है तृतीय श्रेणी का उच्चावच है, चूंकि जो है किसके द्वारा? झील के जो है पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी के द्वारा बनते हैं। ये किसके द्वारा भाई? जो डेल्टा होते हैं नदियों के द्वारा खास करके बनते हैं, तो ये तृतीय श्रेणी मतलब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के द्वारा बना है डेल्टा, इसीलिए तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका भाई। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक समय मापक के बड़े भागों महाकल्पों में से कौन शामिल नहीं है? तो बड़े भागों मतलब कि बड़े भागों महाकल्पों में से कौन शामिल नहीं भाई? तो शामिल कौन कौन है पहले तो ये जानिए। आदि महाकल्प ये है, ये जो है इजोइक ईरा है, बिल्कुल है। पूरा जीवी महाकल्प ये भी है आपका। और मायोसीन जो है महाकल्प नहीं है कोई। मध्य जीव महाकल्प ये भी है। अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी भी है मायोसिन महाकल्प। ओके, यही नहीं है, बाकी 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। सबसे प्राचीनतम महाकल्प आदि महाकल्प की अवधि थी। सबसे प्राचीन महाकल्प जो है आदि महाकल्प की अवधि कौन सी थी भाई? तो कितनी कौन सी अवधि थी? 250 करोड़ से वर्ष पूर्व से लेकर के मतलब 250 करोड़ वर्ष से 60 करोड़ वर्ष का जो समय काल है ये कौन सा है? आदि महाकल्प का है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका में निम्न में से कौन सा हिमयुग रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है। अमेरिका में निम्न में से कौन सा हिमयुग रहा है भाई? तो जो है कौन सा हिमयुग रहा है? नेब्रास्कन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समस्त स्थलीय खंड। प्रश्न क्या है? समस्त स्थलीय खंड अर्थात जो पैंजिया था, हमने आपको बताया था पैंजिया और पैंथलासा 2 भागों में जो है बटा था पृथ्वी। पैंथलासा सागर था और पैंजिया एकमात्र महाद्वीप था। और पैंजिया वही टूटता है, बाद में गोंडवाना लैंड और अंगाला लैंड के नाम से प्रसिद्ध होता है। उसके बाद में उसमें विभिन्न सारे जो है द्वीप महाद्वीप बन जाते हैं। तो समस्त स्थलीय खंड जो पैंजिया था उसका विखंडन किस काल में हुआ, अर्थात वो कब टूटा? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। तो ये पूरा कैम्ब्रियन शक में टूटा था। पूरा कैम्ब्रियन शक में। ऑप्शन नंबर इसका डी दिया है। पूरा कैम्ब्रियन शक में पैंजिया जो था वो अलग हुआ था, पैंजिया का विखंडन हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शक को मछली युग अर्थात एज ऑफ फिश कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसी शक को मछली युग अर्थात एज ऑफ फिश कहा जाता है? तो डेवोनियन शक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, डेवोनियन शक को। ओके, अगला प्रश्न है, मानव के पूर्वज आदि कपि मतलब आदि मानव अर्थात एपी की उत्पत्ति हुई थी। तो मानव के पूर्वज एपी की उत्पत्ति जो है कब हुई भाई? किस काल में हुई? तो ओलिगोसीन में हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय की शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी शक कौन सा है? हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसकी उत्पत्ति किस काल में हुई है मतलब? तो किस काल में हुई भाई? तो प्लेइस्टोसीन युग में हुई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस युग को कोयला युग अर्थात कोल एज की संज्ञा दी जाती है?
किस युग को कोयला युग अर्थात कोल एज की संज्ञा दी जाती है? तो किसको दी जाती है भाई? कार्बोनीफेरस शक को कोयला युग के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, परमियन काल की प्रमुख विशेषता है। परमियन काल की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? परमियन काल की विशेषता क्या है? सरीसृपों का अधिक विकास होने के कारण इस युग को सरीसृप युग कहा गया है। सरीसृप युग किसे कहा जाता है? परमियन काल को कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संपूर्ण पृथ्वी पर विशाल यानी महान हिमयुग की स्थिति कब रही है? संपूर्ण पृथ्वी पर विशाल अर्थात महान हिमयुग की स्थिति रही कब रही है? तो प्लीस्टोसीन युग में रही। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? डी करेक्ट होगा। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगर आपसे और भी प्रश्न पूछें कि भारत में दक्कन के पठार पर लावा का फैलाव कब हुआ था? तो इयोसीन काल में हुआ था। स्तनधारी जीवों का विकास किस काल से संबंध रखता है? तो ट्रियोसिक काल के से संबंध रखता है। आपसे पूछे आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस है उसका विकास किस काल में हुआ? तो जो है प्लीस्टोसीन काल में ही हुआ। आपसे पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो आप बता दीजिएगा 180। देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो कितना बताएंगे? 360 बताएंगे। ये सब आप बता दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। पृथ्वी की अनुमानित आयु आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? 4.6 अरब है पृथ्वी की अनुमानित आयु। आपसे पूछे कासिद द बफन किस देश का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। महान हिमयुग का संबंध किससे रहा है? तो प्लीस्टोसीन युग से रहा है। ओके, नेचर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हायल एवं लिटिलटन जो है लिटिलटन पुस्तक मतलब व्यक्ति हैं जो कि नेचर्स ऑफ द बेलूज पुस्तक के लेखक रहे हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि नवतारक परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? नवतारक परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे भाई? हायल एवं लिटिलटन है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक थे। निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे भाई? निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भाई लाप्लास महोदय के द्वारा दी गई है। लाप्लास महोदय के द्वारा निहारिका परिकल्पना दी गई। ओके, अगला प्रश्न है, ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम से में जरूर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये सारे के सारे प्रश्न, इस जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सभी प्रश्नों को आप लोग जो है 2 से 3 बार वीडियो को 4 बार देखिएगा, रात भर देखिएगा आप इसी वीडियो को। और दो तीन मॉडल पेपर पड़े हुए हैं उन सभी को देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपसे एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं जाएगा। ओके, और जब 3 से 4 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपके माइंड में सारी चीज़ें छपी रहेंगी। अगला प्रश्न है, ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक थे। ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे भाई? तो कौन थे? जेम्स जीन्स। कौन थे? जेम्स जीन्स। ऑप्शन नंबर इसका डी में दिया है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग परिकल्पना अर्थात बिग बैंग हाइपोथेसिस या बिग बैंग थियरी के प्रतिपादक कौन है? सभी को पता होगा, जॉर्ज लेमेंटेरी है। कौन है? जॉर्ज लेमेंटेरी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है और बिग बैंग वाला जरूर पूछा जाएगा एग्जाम से में। अगला प्रश्न है, अद्वैतवादी परिकल्पना के जो है प्रमुख विद्वान है। अद्वैतवादी प्रमुख मतलब अद्वैतवादी संकल्पना के प्रमुख विद्वान कौन कौन है भाई? कौन कौन है अद्वैतवादी परिकल्पना के प्रमुख विद्वान? तो कौन कौन है? कांट हैं, आपके लाप्लास हैं, रास हैं, लाकियन है, सब है। ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? ए वाला ही। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आटो स्मिथ जो व्यक्ति है एक, उन्होंने अपनी पुस्तक मतलब अपनी अंतरतारक धूर परिकल्पना किस वर्ष प्रतिपादित की है? तो आटो स्मिथ ने अंतरतारक धूर, अब आपसे एग्जाम से प्रश्न ये भी पूछ सकता है, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो है प्रश्न क्या पूछ सकता है? अंतर तारक प्रश्न क्या है? अंतर तारक धूल परिकल्पना। ठीक, अंतर तारक धूल परिकल्पना के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आटो स्मिथ है। तो कब प्रतिपादित की गई भाई? कब प्रतिपादित की गई है? तो जो है 1943 में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के संबंध में आप प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के संबंध में आप प्राकृतिक साधन जो है उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कुछ एक मतलब कुछ प्राकृतिक साधन होते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए, कुछ अप्राकृतिक होते हैं। तो अप्राकृतिक साधनों के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं? तो दबाव मतलब कि दाब और मतलब घनत्व, ताप दाब और घनत्व जो है अप्राकृतिक साधन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई कि रासायनिक संगठन के आधार पर किस विद्वान ने पृथ्वी की संकल्पना को 3 भागों में बांटा है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है, रासायनिक संगठन के आधार पर किस विद्वान ने पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा है? तो किसने बांटा है? एडवर्ड स्विस महोदय ने बांटा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है,
चेम्बरलिन मोल्टन, प्रश्न क्या है, चेम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो है अंतरतम भाग किस अवस्था में है। प्रश्न क्या है, चेम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग जो है वो किस अवस्था में है, तो वो ठोस अवस्था में। किस में है, ठोस अवस्था में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भूकंप की कौन सी लहर तरल भाषा में लुप्त हो जाती है। तो कौन सी लहर तरल भाषा में उत्पन्न हो, मतलब कि लुप्त हो जाती है यानी खत्म हो जाती है, तो कौन है भाई, कौन है वो, सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं, यस लहरें जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके समझ सर्वाधिक प्रभावी तथा धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करने वाला भूकंपीय लहर कौन है। प्रश्न क्या है, सर्वाधिक प्रभावी एवं धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करने वाला भूकंपीय लहर कौन है भाई। तो सबसे लंबा जो तय करने वाला है वो आपका कौन सा, धरातलीय लहर जो है यल। ओके, यल लहर। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है, प्लेटों के कितने भाग होते हैं भाई। प्लेटों के कितने भाग होते हैं, जो प्लेट होती है पृथ्वी की उसके कितने भाग होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। मानव युग किसे कहा जाता है भाई, किस युग को, तो होलोसीन युग शक को मानव युग के नाम से जाना जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। वैगनर महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है, तो वैगनर महोदय ने दिया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्लेटों के कितने भाग होते हैं। तो प्लेटों के मेरे प्यारे दोस्तों कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि जब एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराती है तो क्या होता है। जब एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराती है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्वत निर्माण की कौन सी अवस्था नहीं होती है। पर्वत निर्माण की कौन सी अवस्था नहीं होती भाई, तो कौन सी नहीं होती, अपर्दन अवस्था जो है जो है पर्वत निर्माण की अवस्था नहीं होती, ये घटने की अवस्था होती है। पर्वत जब घट रहे होते, पर्वत की जो है जीवन लीला समाप्त होने को होती है, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। तो पर्वत निर्माण की कौन कौन सी अवस्था, मतलब कि कौन सी अवस्था नहीं होती है, तो अपर्दन व्यवस्था जो है पर्वत निर्माण से संबंधित नहीं है। अगला, प्लेटों में संचलन का क्या कारण नहीं है। प्लेटों में संचलन का क्या कारण नहीं है इनमें से, तो ज्वालामुखी एवं भूकंप के कारण ये कारण नहीं, बाकी सम्मानित तरंगे पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, गुरुत्व बल के कारण, ये सब पृथ्वी के संचलन का से जो है कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं आपके समक्ष है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सागर नितल के प्रसरण की व्याख्या की। निम्नलिखित में प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने सागर नितल के प्रसरण की व्याख्या की है, तो किसने करी है, हैरीहेस महोदय ने करी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। पृथ्वी पर बड़ी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं भाई, तो बी ऑप्शन 6 पृथ्वी पर 6 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। उनकी बात ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या पूछा गया भाई, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं कितनी, तो 6 पाई जाती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिए, कितनी पाई जाती हैं भाई, 6 पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी का क्या अर्थ है। प्लेट विवर्तनिकी का क्या अर्थ है भाई, तो प्लेट विवर्तनिकी का अर्थ क्या है, स्थलीय दृढ़ भूखंड का निर्माण। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पृथ्वी की बड़ी प्लेटों में कौन शामिल नहीं है। तो पृथ्वी की बड़ी प्लेटों में कौन शामिल नहीं भाई, पृथ्वी की बड़ी प्लेटों में शामिल आपकी कौन है, यूरेशियन प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, जबकि अरबियन जो प्लेट है यही नहीं है। ओके, सॉरी, यही नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की बड़ी प्लेटों में कौन शामिल नहीं है, तो कौन अरबियन प्लेट शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारों का निर्माण होता है। विनाशात्मक प्लेट किनारों का निर्माण कैसे होता है भाई, तो महाद्वीपीय तथा महासागरीय किनारे जब आपस में टकराते हैं तो विनाशात्मक प्लेट किनारों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, राकी जो पर्वत है और एंडीज पर्वत है, तो राकी और एंडीज पर्वतों की रचना कैसी हुई, क्या कारण है इनकी, तो भाई कौन सा कारण है, महाद्वीप महासागर प्लेट का अभिसरण जो हुआ है, इनके परिणाम स्वरूप जो है राकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण जो है हुआ है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भूकंपीय मूल। प्रश्न क्या है, भूकंपीय मूल अर्थात जो है सिस्मिक फोकस जो है वो क्या है, भूकंपीय मूल क्या है,
तो भूकंपीय मूल होता है पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहाँ से भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति होती है, वही भूकंप का मूल कहलाता है। तो ऑप्शन बी में जो है वो दिया गया है, आपको दिखाई नहीं पड़ा, मैंने पढ़ के सुना दिया कि पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहाँ से भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति होती है, वही पृथ्वी का मूल जो है होता है, मतलब कि वही भूकंप मूल कहलाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, 10,000 धुआंरे की घाटी कहाँ पर स्थित है भाई? अलास्का में स्थित है। ओके, ध्यान रखेंगे बात। भूसंधि का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, किस विद्वान ने? तो डाना महोदय ने किया। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया? तो डेली महोदय ने दिया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। भू संतुलन का किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, सर्वप्रथम किसने दिया भू संतुलन शब्द को? किसने दिया है? CE डटन महोदय ने दिया है। ओके, संवहन तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो होम्स महोदय के द्वारा। ओके, ये चीज़ें थी जो कि हमने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि हम अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं भाई? तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है, जबकि क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट ये सब मतलब कि रूपांतरित चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है किससे भाई? तो बलुआ पत्थर से कायांतरित होता है, मतलब कि काया अंतरित, काया माने होता है शरीर, अंतरित माने होता है बदलता है, अर्थात अपने शरीर को क्वार्टजाइट जो होता है किसके द्वारा बदलता है? तो बलुआ पत्थर से बदलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर बदलता है निस में, क्वार्टजाइट में, सिस्ट में, ग्रेफाइट में? तो बलुआ पत्थर जो होता है वो क्वार्टजाइट में बदलता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है। रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, बड़ी मेहनत पड़ती है। और भी आप सभी लोग से निवेदन है कि हिंदी साहित्य का ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, सभी का दे दिया है, उन सभी को देख लीजिएगा। ओके, और जिनका भी पेपर होता है, पेपर आप शुक्ला डिपार्ट चैनल के जो है इस नंबर पर 91 61 93 60 62, ओके, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो है पेपर जो कुछ आपके पास है, पेपर की फ़ोटो लीजिएगा अच्छे से और सेंड कर दीजिएगा। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है। रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा है भाई? इनमें से जिप्सम है, वही ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट का रूपांतरण किस चट्टान से होता है? ग्रेफाइट का रूपांतरण जो होता है वो कोयले से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अभ्रक किस चट्टान का रूपांतरण है? अभ्रक जो है किस चट्टान का रूपांतरण है? तो अभ्रक जो होता है वो शैल का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है? संगमरमर जो होता है किस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है भाई? तो जो है संपर्कीय। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ए वाला होगा। अगला प्रश्न है, धरातल के अंदर पाताल भाग में निर्मित विशाल गुंबदाकार चट्टान को क्या कहते हैं? धरातल के अंदर पाताल भाग में निर्मित विशाल गुंबदाकार चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? बैकोलिथ के नाम से जानते हैं, मतलब बैथोलिथ के नाम से जानते हैं, बैकोलिथ के नाम से, सॉरी बैथोलिथ के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक 75% किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में जो 75% है वो कौन सी चट्टानें होती हैं? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, अवसादी चट्टानें। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में अधिकांशतः कौन सी चट्टान बाहुल्य है? भारतीय प्रायद्वीप में अधिकांशतः कौन सी चट्टान का बाहुल्य है? तो आग्नेय चट्टानों का बाहुल्य है, ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान है भाई? संगमरमर है क्या, स्लेट है क्या, खड़िया है, बेसाल्ट है? तो जो है परतदार चट्टान जो इनमें से कौन है भाई? खड़िया जो है परतदार चट्टान है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर एक है। चूना पत्थर एक है, क्या है भाई? चूना पत्थर है एक। चूना पत्थर एक है, क्या है? रूपांतरित सेल है, आग्नेय सेल है, अवसादी सेल है भाई। तो चूना पत्थर क्या है? एक अवसादी सेल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है कि ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी भाई? ऑप्शन ए दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी दिया नाइट्रोजन और सी दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न पूछ रहा है आपसे मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किस वर्ष किया है? तो 1889 ईस्वी में किया है। अगर आपसे पूछे कि डेविस ने अपवर्तन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो कितनी बताई भाई? 3 अवस्थाएं बताई। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे।
संरचना, प्रक्रम और समय अवस्था। ओके, प्रश्न क्या है आपके समक्ष? प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि ओजोन की, प्रश्न क्या है, ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। तो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? CFC ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। रेफ्रिजरेटर से इसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य जो है संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम ट्रोपोपास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक होते हैं वे क्या होते हैं? जिन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक होते हैं वे महाद्वीप के आंतरिक प्रदेश होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, वे महाद्वीप के आंशिक प्रदेश होते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? सूर्य से आने वाले, प्रश्न क्या है आपके समक्ष, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन जो परत है वही करती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, ओजोन परत पाई जाती है कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर? तो ओजोन परत जो है आपकी 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रेडियो प्रसारण तथा टीवी प्रसारण की तरंगे किस मंडल से टकरा करके पृथ्वी पर वापस आती हैं? तो रेडियो तथा प्रसारण मतलब टीवी प्रसारण की तरंगे जो है वो आयन मंडल से टकरा करके वापस आती है। ऑप्शन डी में दिया आयन मंडल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, न्यूनतम दैनिक तापमान अंकित किया जाता है। न्यूनतम, प्रश्न क्या है, न्यूनतम दैनिक तापमान अंकित किया जाता है तो सुबह के 2 बजे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब पर सर्वाधिक सूर्यतप पाया जाता है। ग्लोब पर सर्वाधिक सूर्यतप कब पाया जाता है भाई? तो कहाँ पर पाया जाता है? तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यतप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल का सबसे ऊपरी बजट कितने % है? वायुमंडल का ऊपरी बजट कितने % है भाई? तो 48% होता है वायु बजट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितने प्रतिशत रहता है? पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितने प्रतिशत रहता है? पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितने प्रतिशत रहता है भाई? तो 51% रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से भाई? तो अक्षांश एवं सागर से ऊंचाई बिल्कुल, सागर से दूरी तथा स्थल व जल का स्वभाव बिल्कुल, ये भी ठीक है। ढाल का प्रभाव एवं प्रचलित पवन, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी में दिया, ये ऊपर से भी ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग की समझ आ चुका है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही जो है फेमस प्रश्न है, आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वातागर का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा वातागर का प्रकार नहीं? वातागर माने होता है ठंडी और जो गर्म हवाएं जहाँ पर आकर के आपस में मिलती हैं उसी को वातागर कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वातागर का प्रकार नहीं है? तो वातागर का प्रकार कौन सा नहीं भाई? अस्थायी वातागर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वह चक्रवात जो सागरों पर तेजी से चलते हैं परंतु स्थलों पर पहुंचकर समाप्त हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि वह चक्रवात जो सागरों पर तेजी से चलते हैं और परंतु स्थलों पर पहुंचकर समाप्त हो जाते हैं, वो चक्रवात क्या है भाई? वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपकी वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्थान जहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो वह स्थान जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है भाई वो कौन सा स्थान है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वहाँ पर शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, ये वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं भाई? वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो पर्वतों के पवन विमुखी ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके समक्ष है, आर्द्रता का मापन किया जाता है। आर्द्रता का मापन किसने किया जाता है भाई? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर, वायु में जो आर्द्रता होती है उसको हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रता का प्रकार नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रता का प्रकार नहीं है? तो जो है संश्लिष्ट आर्द्रता ये प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भाई? जो मसिन डैम है वही है, भारत का ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यूएसए में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टार्नेडो एली कहा जाता है? मतलब प्रश्न क्या है, यूएसए में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टार्नेडो एली के नाम से जाना जाता है? तो मिसिसिपी जो मैदान है उसी को। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, कहाँ पर आता है भाई? कैरेबियन सागर में आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें भाई? तो जल चक्र में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहीं पर नीचे दिया है, बिली बिली क्या है? बिली बिली क्या है भाई? बिली बिली जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो बिली बिली है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जैवमंडल शब्द। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जैवमंडल शब्द का व्यापक प्रयोग किसने किया? तो जैवमंडल शब्द का व्यापक प्रयोग किसने किया था? वर्नाडस्की महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न है, जैवमंडल अर्थात बायोस्फीयर के संगठक तत्व कौन कौन से हैं? तो जैविक संगठक हैं आपके, अजैविक संगठन और ऊर्जा संगठक, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैवमंडल के अंतर्गत हरे पौधे, नीले हरे शैवाल तथा लाइकेन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब मेरे प्यारे दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। जितने भी आपके छोटे मोटे से कि जो छोटे नीरे शैवाल होते हैं, हरे पौधे होते हैं, लाइकेन होते हैं, ये सब प्राथमिक उत्पादक हैं। ओके। अगला प्रश्न है, धरातल पर ऊर्जा का सर्वप्रधान स्रोत कौन सा है? धरातल पर ऊर्जा का सर्वप्रधान स्रोत जो है वो कौन सा है भाई? सूर्य जो है सर्वप्रधान है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, खरगोश, गिलहरी, बकरी, चूहा किस प्रकार के उपभोक्ता है? तो खरगोश, गिलहरी, बकरी और चूहा ये किस प्रकार के उपभोक्ता है भाई? उपभोक्ता पूछ रहा है तो कौन है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो शैवाल वगैरह ये सब प्राथमिक उत्पादक हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न, तृतीयक उपभोक्ता अर्थात जो है टर्टरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत कौन आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कौन है भाई? तो आप जो मानव मनुष्य है, ये भी है, बाज, मछलियाँ, ये सब क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है पृथ्वी। प्रश्न क्या है? पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा भाई? तो मानवीय हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विसरण जंतुओं द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विसरण जंतुओं के द्वारा होता है भाई? तो क्रमिक विसरण भी होता है, मौसमी विसरण भी और त्वरित विसरण भी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, पक्षियों का महाद्वीप। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है आपको दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, सर्वाधिक प्रजातीय विविधता वाला कटिबंध किसे कहा जाता है? सर्वाधिक प्रजातीय विविधता वाला कटिबंध कौन सा है भाई? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो है वो सबसे अधिक विविधता वाला प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोम एक परिस्थिति तंत्र है जिसकी प्रमुख विशेषता है। बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी प्रमुख विशेषता क्या है भाई? विशिष्ट प्राणी समुदाय जो है इसकी प्रमुख विशेषता। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी आपकी। तो बहुत सारे प्रश्न हमने यहाँ पर समझे। और आपको बता दूं, हिंदी साहित्य का आपने मॉडल पेपर लिखित वाला नहीं देखा तो देख लीजिएगा। कल इसकी क्लास हुई थी रात के 8 बजे, इसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा जा करके। उसके बाद में राजनीति शास्त्र की क्लास हुई थी इससे पहले, हिंदी के पहले, वो भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन में बताए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी सोशियोलॉजी का पेपर है, इसके भी हमने बता दिया ऑब्जेक्टिव की। और ये देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ये भी देख लीजिएगा, लिखित वाला भी दे दिया है। और भी सब्जेक्ट के आपके कहेंगे, ज्योग्राफी का मैं लिखित दे दूंगा एक, और एक ऐसे लिखित आपके पहले से अवेलेबल है। और सभी का लिखित अवेलेबल पहले से एक एक है, और एक एक और आप कहेंगे तो दे दूंगा। ओके, भूगोल का ये ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा, और लिखित आप कहेंगे तो लिखित भी दे दूंगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ये है, एक इससे पहले और भी दिया था, और एक ये आज हमने दे दिया। तो इस प्रकार से 3 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हमने ज्योग्राफी के दे दिया आपको 2022 के। बस ये इतने 3 अगर देख लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, और आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।